तो अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक्स के साथ में, जो कि है बैटरी रेजिस्टेंस, इन सब का कैसे बिहेवियर होगा, किस तरीके से कुछ चीजें रहेंगी। तो यहां से ही बेटा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 99% जो प्रॉब्लम्स है इससे आगे वाले जो टॉपिक्स है उनमें से आया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो तो भाई, सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको कि ईएमएफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, जो कि एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बेटा कोई भी बैटरी होती है या कोई सेल होता है, वो कितना सा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है सर्किट में, उस चीज को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ऐसे करके अपने पास में किसी बैटरी का सिंबल बनाया जाता है। बैटरी या सेल का, सेल है एक, ऐसे करके लिखा जाता है, इसके नीचे एक ई करके एक वैल्यू लिखी जाती है, ऐसा सिंबल लगा के। इस ये अपने पास में एक सेल बन चुका है। इस सेल का जो ईएमएफ है उस बारे में लिख रहे हैं। ईएमएफ मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो। चलो तो वही करते हैं। बैटरी एक्चुअल में देखो बनती कैसे है। बैटरी या कोई सेल बनाया जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में कि दो इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, उसको किसी सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, तब जाके ये अपने पास में एक बैटरी बनती है। ठीक है, इसमें एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो अपने पास में पॉजिटिव से नेगेटिव जैसे ही हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो इसमें करंट देखो कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन। ठीक है, अब बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अंदर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ में मूव कर रहा हो, मतलब कि कोई भी तो अपने पास में इलेक्ट्रॉन है, यहां से अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की डायरेक्शन में जा रहा है। तो अंदर में जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको कौन भेज रहा है, उसमें जो वर्क डन करना पड़ रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है, लिखते हैं इसको। द वर्क डन बाय बैटरी और सेल टू पुशिंग ए चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज ईएमएफ। उस चीज को बोला जाता है ईएमएफ। ईएमएफ को कैसे लिखा जाता है, वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, ये है ये। ठीक है, बैटरी का वर्क डन किया है पर यूनिट चार्ज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। बेसिक जो डेफिनेशन है ना, जो यहां से स्टार्ट होती है, ये तो थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन होगी। तो इट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल और बैटरी, किसी भी सेल या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन। इस चीज को बोला जाता है ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी भी सेल या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट को ओपन रखें तब, उसको बोला जाता है ईएमएफ। इस बैटरी अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो 10 वोल्ट इसका ईएमएफ ही है, इतना सा इसका मतलब होता है। ठीक है भाई, अब इसके अलावा एक और चीज भी पढ़ी जाती है जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। कोई सेल है उसका इंटरनल खुद का रेजिस्टेंस, तो उस बारे में भी समझाता हूं बेटा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस।
कोई भी बेटा अपने पास में सेल होता है, देखो कोई भी सेल है, ठीक है, बैटरी में लगाने के लिए जो जो बैटरी या सेल है, ठीक है, वो किसी ना किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से मिलकर बना है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, वायरिंग रहती है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो सब भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, उनका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। वही रेजिस्टेंस में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। द सेल या ए सेल इज मेड ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, कोई सेल है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है, एंड देयर रेजिस्टेंस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस को बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अपने पास में ये एक सेल है, क्योंकि भाई एक आइडियल सेल है। आइडियल सेल ऐसा होता है जिसमें कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है। इसके बाद में ये एक सेल है भाई, जो कि एक रियल सेल है। बेटा रियल सेल का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल आर से लिख दिया है, और ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल के केस में ये सब सिनेरियो रहते हैं। ईएमएफ ई से लिखा जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का आर से। अब देखो सेल की कुछ सिचुएशन है और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बता देता हूं, ठीक है। किरचॉफ लॉ जब पढ़ लेंगे तो इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं, कुछ मुश्किल चीजें नहीं है, ठीक है। कुछ सिचुएशन लिखता हूं, सिचुएशन है कुछ, और उन केसेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है वो है। सिचुएशन एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहली सिचुएशन ये है भाई, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। कोई बैटरी है वो डिस्चार्ज होने लग रही है। बैटरी के डिस्चार्ज होने का क्या मतलब है भाई, इस चीज को ध्यान रखना। बैटरी का डिस्चार्ज होने का मतलब ये है कि बेटा उस बैटरी से करंट फ्लो कर रहा है, मतलब उस बैटरी से ही हम अगले जो एलिमेंट्स हैं उनको चला रहे हैं। इस चीज को बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ ए बैटरी, ठीक है। बैटरी, ये वाली बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रही होगी तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आएगा, नेगेटिव टर्मिनल में इसके करंट एंटर कर रहा होगा। आई करंट इस बैटरी से बाहर आ रहा है, तो इस केस को बोला जा रहा है डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। अगर बेटा बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही होती है तो उस केस में क्या है कि भाई ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा करंट ड्रॉप कर लेता है अपने अक्रॉस में, थोड़ा सा ईएमएफ को ड्रॉप कर लेता है। तो इस केस में इस बैटरी के जो दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई नहीं रह पाता है, ईएमएफ के इक्वल नहीं रह पाता है, ईएमएफ से थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो बैटरी है उसके खुद में ही ड्रॉप हो जाता है, तो इसका जो ईएमएफ है या इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बन जाता है ई माइनस आई आर। ये है सबसे पहली सिचुएशन, डिस्चार्जिंग ऑफ ए बैटरी वाली सिचुएशन। इसके बाद में भाई लिखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन, चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। ठीक है, बैटरी है जिस केस में चार्ज होने लग रही है। लो तो भाई ये है बेटा बैटरी, ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बेटा किसी बैटरी को अगर हमें चार्ज करना है, ठीक है, तो अगर किसी बैटरी को चार्ज करना होता है तो करंट को इस तरीके से फ्लो करवाया जाता है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा हो, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा हो। तो जब भी बैटरी चार्ज हो रही होगी तो इस तरीके से उसमें करंट फ्लो करवाया जाएगा। जब भी बैटरी को हमें चार्ज करना है तो हमें उसके ईएमएफ के बराबर वोल्टेज सप्लाई नहीं करनी है, उससे थोड़ी सी ज्यादा सप्लाई लगती है, क्योंकि कुछ सप्लाई तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही ड्रॉप हो जाएगी। तो उस केस में जो इसके दोनों एंड के अक्रॉस में सप्लाई है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू आ जाती है ई प्लस आई आर। बैटरी चार्ज हो रही होती है उसका केस ये है। इसके बाद में है नेक्स्ट केस नंबर 3,
अगला जो सिनेरियो क्या है कि भाई बैटरी इन ओपन सर्किट, बैटरी इन ओपन सर्किट, जब भी कोई बैटरी अगर ओपन सर्किट में है उसका क्या मीनिंग बनता है? ओपन सर्किट है मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ है। और बेटा अगर इसमें करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, इसमें करंट जीरो है, तो ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी के दोनों एंड्स के अक्रॉस में, वो ईएमएफ के ही इक्वल होता है। यही ईएमएफ की डेफिनेशन बताई। जब बैटरी ओपन सर्किट में हो जिसमें से कोई भी करंट फ्लो ना करे, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ ऑफ बैटरी के इक्वल रहता है। नेक्स्ट है केस नंबर 4, बैटरी इन शॉर्ट सर्किट। अगर कोई बैटरी है वो शॉर्ट सर्किट में है, ईएमएफ की बैटरी है, आर है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये लो भाई बैटरी है, ये शॉर्ट सर्किट। ठीक है बेटा, शॉर्ट सर्किट में रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है करंट तो फ्लो करेगा ही। तो बेटा इस केस में इस पूरी बैटरी के अक्रॉस में कितना सा पोटेंशियल डिफरेंस है? देखो भाई यहां और यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। बेटा ये दोनों तो आपस में कनेक्टेड ही है ना, दोनों कनेक्टेड है मतलब कि पोटेंशियल दोनों जगह का सेम है। तो इस केस में शॉर्ट सर्किट में बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या बन जाता है? जीरो। कंप्लीट सेल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है शॉर्ट सर्किट में? बेटा जीरो। ये आ जाता है इसका आंसर। ऐसे करके अपने पास में बैटरी पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो है ये, बैटरी की कुछ सिचुएशन और उन केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस। चलो तो अब बैटरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं भाई। ये है तो बच्चे क्वेश्चन अपना, a cell having an EMF E and internal resistance small r is connected across a variable external resistance capital R। एक सेल है बेटा जिसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ में कनेक्टेड। एज द रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज इंक्रीज, कैपिटल आर को जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस वी उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना सा रहेगा, ये हमें बताना है। तो बेटा देखो इसके लिए पहले तो वो लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है, ऑप्शन है इन सब से देख के ठीक करा जा सकता है, वो बाद में समझेंगे। देखो तो बेटे एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई है, उसके साथ में एक स्मॉल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है जो कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके साथ में हमने कनेक्ट कर रखा है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी की वैल्यू है कैपिटल आर। ऐसे है अपने पास में सिनेरियो। ठीक है, तो बेटा इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, इस ई में से करंट ऐसे आई करके फ्लो करेगा भाई। ठीक है, तो इस सर्किट में जाने वाला सबसे पहले तो करंट निकाल लेते हैं भाई। करंट का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बेटा इस सर्किट में स्मॉल आर और जो कैपिटल आर है दोनों की दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है आर प्लस आर, दोनों को ऐड कर देते हैं तब जाके करंट है उसकी वैल्यू निकल के आती है। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमें क्या निकालना है, इस सेल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। सेल बेटा चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, देखते ही पता चल रहा है पॉजिटिव से करंट बाहर आ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा? ई इसका ईएमएफ माइनस आई आर, इसका ईएमएफ है कैपिटल ई और आई की वैल्यू है कैपिटल ई अपॉन आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर। इस चीज को जब हम सोल्व करते हैं तो ये अपने पास में क्या निकल के आती है, ई को कॉमन ले लिया, 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन आर प्लस आर, ई आर प्लस आर को एलसीएम ले लिया और बचा आर, डेल्टा वी है जो उसकी वैल्यू इतनी सी आ गई। अब बेटा इसकी डिपेंडेंसी हमें किस पे निकालनी है, इस कैपिटल आर रेजिस्टेंस पे। तो कैपिटल आर की तो दो टर्म है, एक ये है एक ये है। इन टर्म्स को सोल्व करने के लिए ऐसा कर लेता हूं मैं, कैपिटल आर से
को नीचे लेके चला जाता हूं, ये हो जाएगा R अपॉन R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है, E अपॉन 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। ये अपने पास में पोटेंशियल डिफरेंस का बिहेवियर सा आ गया है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा इस बिहेवियर को देख के पता चल रहा है ये कोई स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर तो है नहीं भाई, स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेवियर तो ये है नहीं, ठीक है। बाकी इन दोनों में से, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, देखो, ठीक है। अब इसका ग्राफ अगर तुम्हें आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो इसको याद रख लेना। वैसे इसका जो तरीका है वो बता देता हूं भाई। देखो बेटा, अगर अपने पास में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो अगर जीरो हुआ मतलब कि सीधी वायर से कनेक्ट है, अगर वो जीरो होता तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी बन जाती, जीरो यहां पे पुट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू होती जीरो, ये हमने इन केसेस में पढ़ा हुआ है। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो जीरो है तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, उस केस में ईएमएफ की वैल्यू जीरो है। तो भाई जब कैपिटल आर जीरो है तो उसकी वैल्यू जीरो, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होना चाहिए भाई, जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ भी अपना गलत है भाई, ठीक है। जब कैपिटल आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट है मतलब ये सर्किट कनेक्ट ही ना है। अगर सर्किट कनेक्ट नहीं है तो ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट में ईएमएफ की वैल्यू ई के इक्वल हो जाती है। जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो ओपन सर्किट बनेगा, तो ई की वैल्यू कैपिटल ई के इक्वल हो जाएगी। तो ऑप्शन सी भी अपने पास में गलत है, ठीक है। वैल्यू निकाल के दिखा देता हूं। आर जब जीरो है तो डेल्टा वी बता देता हूं, ई अपॉन 1 प्लस कैपिटल आर जीरो है तो आर अपॉन जीरो जो कि बन जाएगा इन्फिनिटी, ई अपॉन इन्फिनिटी जीरो। आर की वैल्यू जीरो है तो जीरो आना चाहिए। जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट है तो ईएमएफ है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ई अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन इन्फिनिटी, ये तो बन जाएगा जीरो जो कि बनेगा ई के इक्वल। तो आर की वैल्यू इन्फिनिटी है तो अपने पास में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैपिटल ई के इक्वल, अगर वो जीरो है तो जीरो के इक्वल। इस चीज से भी ये ग्राफ बिल्कुल सही ग्राफ है, बन जाता है, ठीक है बेटे। बढ़िया तरीके से कर लिया है भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो करते हैं। तो ये है भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट। कोई सेल है बेटा, उसके लिए जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू है 2.2 व्हेन सर्किट इज ओपन, ठीक है। जब सर्किट ओपन है ना तो 2.2 वोल्ट, मतलब कि इसका जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू गिवन है 2.2 वोल्ट and reduced to 1.8 volt when cell is connected to a resistance of 5 ohm। जब अगर इस सेल को, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका R है उसको मैं किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट करता हूं, तो उस केस में इसके अक्रॉस में जो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.8 वोल्ट बन जाता है। इसका ईएमएफ अपने पास में गिवन है और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बन जाता है 1.8 वोल्ट। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरीके से क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले तो बेटा देखो, इतना सा जो सर्किट बन चुका है ना, इससे ऊपर का जो सर्किट बन चुका है उसका अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.8 वोल्ट है। इसका मतलब है करंट है, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.8 वोल्ट अपॉन 5 ओम, इतना सा है करंट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 50, या इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 36 अपॉन 100, 0.36 एम्पियर। करंट की वैल्यू आ गई बेटा 0.36 एम्पियर। वैसे इसमें पुट कर देते हैं, डिस्चार्ज हो रहा है तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। डेल्टा वी है 1.8, 2.2 माइनस 0.36 आर।
तो 0.36 आर की वैल्यू हो जाती है 2.2 माइनस 1.8। 0.36 इज इक्वल टू 0.4, आर भी तो था इधर, आर की वैल्यू हो जाती है 0.4 अपॉन 36, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 10/9। ठीक है, 40/36 जिसको लिख दिया मैंने 10/9। तो इसमें यही निकालना था और इसका आंसर आ गया। ये प्रॉपर तरीके से आंसर आ गया भाई, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन था उतना ही आंसर आ गया। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं मेरे बच्चे। A student measure terminal potential difference V of a cell and E internal resistance as a function of current flowing through it. The slope and intercept between V and I. अगर मैं V और I के बीच में ग्राफ बनाऊं तो उस केस में स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेटा V का फॉर्मूला क्या हो जाता है? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, तो V को मैंने लिख दिया है माइनस R इंटू आई प्लस ई। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे, वाई एक्सिस पे वोल्टेज लिखना है तो इधर को वाई लिख दिया इज इक्वल टू माइनस आर, एक्स एक्सिस पे करंट प्लस ई। क्या होता है बेटा? कंपेयर विद वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसकी जो स्लोप है वो बन गई है माइनस आर, और जो वाई इंटरसेप्ट है वो बन गया है ई। भाई इतना सा इसका आंसर बन गया, बताओ क्या ये दिक्कत आ रही थी? ठीक है, तो का आंसर आ जाता है माइनस आर एंड ई। स्लोप और इंटरसेप्ट है उनकी वैल्यू माइनस आर और ई आ जाती है। ठीक है भाई, बढ़िया तरीके से कर लिया है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है भाई रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन बनती है रेजिस्टेंस की, उस बारे में लिखने वाले। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस होते हैं उनकी कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस है उसमें दो टाइप की कॉम्बिनेशन पड़ी जाएंगी भाई, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से, जो कि है मेरे बच्चे रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर कोई रेजिस्टेंस है उनको हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तब का सिनेरियो। ठीक है, रेजिस्टेंस देखो क्या होते हैं भाई, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस। तीन रेजिस्टेंस है, तीनों को सीरीज में कब बोला जाएगा? डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं बस। तीन रेजिस्टेंस है बेटा, या कोई दो रेजिस्टेंस है, उनको सीरीज में जब बोला जाएगा जब आपस में दोनों कनेक्टेड हो और बीच में कोई भी इंटरसेक्शन पे कनेक्शन ना हो। ठीक है, एक तरफ से कनेक्टेड हो और बीच में कोई भी इंटरसेक्शन पे कनेक्शन ना हो। जैसे R1 है, एक तरफ से ही R2 से कनेक्ट है, दोनों सीरीज में है। R2 है, एक तरफ से ही R3 से कनेक्टेड है, बीच में कोई भी इंटरसेक्शन पे कनेक्शन नहीं है, जंक्शन पे कनेक्शन नहीं है। तो ऐसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा और तरीका देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, कि अगर इनमें से सेम करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर से जो भी करंट जाएगा वो सेम ही हो जाएगा। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगी तो करंट की वैल्यू सेम होगी, और पोटेंशियल इस तरीके से है कि इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3 है, ऐसा मान लिया है। तो अब तीनों से मिला के जब मैं इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो उसके अक्रॉस में वोल्टेज V होगी, तो उस वोल्टेज को लिखा जा सके V1, V2 और V3 का अगर सम की टर्म्स में, तो ही वो सीरीज कॉम्बिनेशन मानी जाएगी। और तीनों में जो करंट था उसके बराबर ही करंट जिस सर्किट में से फ्लो करे और जिसके अक्रॉस वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 है, तो उस रेजिस्टेंस को बोला जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बेटा R1, R2, R3 तीनों सीरीज में है, तो इनसे मिला के इक्विवेलेंट निकालना है। तीनों की वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया है। वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं बेटा? करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो V वोल्टेज है ये लिखते हैं, इसमें करंट है I और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, I इंटू R इक्विवेलेंट।
V1 लिखते हैं, इसके अंदर करंट है I और इसका रेजिस्टेंस है R1। V2 लिखते हैं, इसका करंट है I और रेजिस्टेंस है R2, I इंटू R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे करके निकल के आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इतना सा होता है। आई मेरी बात समझ में? बढ़िया बात है। सीरीज में बेटा सम करना है बस R1 R2 R3 डायरेक्ट। कैपेसिटर में जैसा होता था उससे अपोजिट है ये। अगला केस करवा रहा हूं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस हो तो उनका केस सिनेरियो होना है भाई। देखो तो मेरे बच्चे, एक रेजिस्टेंस है भाई, दूसरा रेजिस्टेंस है भाई, तीसरा रेजिस्टेंस है भाई। तीनों के तीनों किस में है? पैरेलल में है। तीनों में से तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होना चाहिए, ठीक है। और तीनों से जाता हुआ करंट I1 I2 और I3 होना है। अब इसका अगर मैं इक्विवेलेंट बनाऊं तो ऐसे करके इसका इक्विवेलेंट बनेगा, जिसको लिखा जाएगा R इक्विवेलेंट से उससे जाता हुआ करंट I हो और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो, उसको बोला जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहां पे बेटा जो वोल्टेज है हर केस में सेम है, इन तीनों के अक्रॉस भी वोल्टेज सेम है। जब एक बन गया तब भी उसके अक्रॉस वोल्टेज है वो सेम बन चुकी है। चलो तो बेटा ये बहुत बढ़िया चीज है, सीख लीजिए हमने। इधर से अगर मैं बोलूं, अगर ये I करंट लिखना हो, ठीक है, तीनों से मिला के जो करंट जा रहा है वो I है, तो ये वाला जो करंट I होगा ये I1 I2 और I3 तीनों का मिला के सम होगा। तीनों रेजिस्टेंस का करंट का सम होना है ये। करंट को क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो I के लिए लिखते हैं वोल्टेज है V और इसका रेजिस्टेंस है R Q। इसको लिख दिया V अपॉन R इक्विवेलेंट। इसके बाद लिखता हूं I1, इसके अक्रॉस वोल्टेज है V अपॉन R1। इसके बाद लिख रहा हूं I2 का करंट, वोल्टेज अपॉन इसका रेजिस्टेंस। R3 से वोल्टेज अपॉन R3, V को कॉमन ले लिया। 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ऐसे करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो अगर कोई तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सम इस तरीके से निकाला जाना है। सीरीज और पैरेलल में ये वाले फॉर्मूले याद रखना, और जो बिहेवियर है वो तो याद रह ही जाएगा क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है भाई, इस पे बेस्ट अब कुछ पॉइंट आते हैं, उन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। अगर बेटा n रेजिस्टेंस है, उनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो उस केस में उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, वो लिख लेता हूं। इफ n रेजिस्टेंस, n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, n अगर आइडेंटिकल है सीरीज में कनेक्ट कर दें तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R प्लस आर प्लस आर। n टाइम्स तक r करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? nr। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में nr बन जाना है भाई। सेकंड केस है, अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो इफ n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उस केस में आर इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू होगी? उसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर अप टू सो ऑन प्लस 1 अपॉन आर। सबको सम करेंगे
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एन अपॉन आर। तो आर इक्विवेलेंट है वो क्या आ जाएगा, आर बाई एन। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो एन से मल्टीप्लाई करना है, अगर पैरेलल में एन को कनेक्ट कर देंगे तो आर से एन को डिवाइड कर देना है। जैसा कैपेसिटर में करते थे उससे जस्ट उल्टा ही कर रहे हैं बस। इफ R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, सिर्फ दो रजिस्टेंस है जिनको पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो उस केस में इक्विवेलेंट आ जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। उस केस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से इनको याद रखना है, जैसे बताया वैसे याद रखना है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं बनाना है। तो चलो बेटा इस पे बेस्ट दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि जो बेसिक वाले क्वेश्चन है वो तो कर पाओ, आगे मुश्किल क्वेश्चन के लिए तो मुश्किल ट्रिक ही निकालनी पड़ेगी, और वो ट्रिक हम निकाल लेंगे, अपने पास में काम ही क्या है। ठीक है, अपना काम तो सिर्फ पढ़ने का ही तो है, मेरा पढ़ाने का क्या दिक्कत है। देख तो बेटे सीरीज पैरेलल कर देते हैं सोल्व। एक 3 ओम का रजिस्टेंस है, इस तरीके से अपने पास में कनेक्शन बना रखा है, इधर की तरफ में हमने इसको कनेक्ट कर रखा है, और थोड़ा बड़ा कर लेते। ठीक है, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस, जो डायग्राम बना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है भाई। तो देखो बेटा स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले ये 1 और 2 दोनों किस में कनेक्टेड है बेटा, सीरीज में। 4 और 5 है, दोनों दोनों किस में कनेक्टेड है भाई, सीरीज में। तो जो 3 है वो तो ऐसे की ऐसे ही रखा हमने। 1 और 2 दोनों सीरीज में थे, दोनों को ऐड कर दिया, 1 और 2 मिला के बन गया है 3 ओम। 4 और 5 हमने सीरीज में था, 4 और 5 मिला के बन गया है 9 ओम। इस तरीके से भाई इनको कनेक्ट कर दिया। चलो कर दिया सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 3 और 9 ये दोनों के दोनों ये किस में कनेक्टेड है बेटे, ये डायग्राम तो दिख ही रहा है, पैरेलल कनेक्शन है, तो एक ऊपर एक नीचे दोनों तरफ से कनेक्टेड। पैरेलल में कनेक्शन है, पैरेलल में कैसे निकालते हैं, इसका सोल्व करेंगे। तो 3 × 9, 3 + 9, 27, और 9 और 3 12। ठीक बात है, फिर क्या बन जाएगा 3 ओम, और इन दोनों से मिलके जो बन गया है सर्किट में वो बन गया है 27/12 ओम। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है बेटे, सीरीज में। सीरीज में क्या आ जाता है इक्विवेलेंट, दोनों का सम। इसका आंसर निकाल लेंगे, 12 को ले लिया एलसीएम, 12×3 = 36 +27 63/12, जो कि आ जाएगा 21/4 ओम। आई होप कैलकुलेशन सही है, मेरा काम है तरीका समझाना, कैलकुलेशन तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, एक चीज का ध्यान रखना, मेरे से गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, तुमसे गलत हो गया ना 4 नंबर चले जाएंगे, और एक नेगेटिव और मिल जाएगा। तो तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए, मेरा तो ऐसा ही चलता रहता है, हम तो ऐसे ही हैं, चीते ही हैं चीते। चल तो बेटे इनफाइनाइट लैडर वाला क्वेश्चन कर लेता हूं मैं। इनफाइनाइट लैडर क्वेश्चन। ठीक है मेरे बच्चे, आया हुआ क्वेश्चन है शायद, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है।
इस तरीके से बेटा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सबका रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है इस वाले पॉइंट के बीच में और इस वाले पॉइंट के बीच में। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और जो बी है उनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो बेटा इनफाइनाइट लैडर हमने कैपेसिटर में भी किया था, यहां पे भी कर ले रहे हैं। देखो इनफाइनाइट लैडर का मेन जो सिनेरियो है वो क्या है, मेन सिनेरियो ये है बेटा, एक स्टेप को अगर मैं हटा भी दूं यहां से तब भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना ही होगा, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने एक्स लेट कर लिया है और एक स्टेप को आगे लिख दिया है। बाकी बचे हुए का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी एक्स बन गया है। ये वाला पॉइंट है भाई ए, ये वाला पॉइंट है भाई बी। 1 और एक्स दोनों पैरेलल में हैं तो क्या बनेगा भाई, देखो 1 ओम 1 ओम 1 और एक्स पैरेलल में सोल्व करेंगे तो 1 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ए है इधर पे है बी, तो यहां पे जो मैं आर इक्विवेलेंट निकालूंगा वो हो जाएगा, तीनों अब सीरीज में है तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और आर इक्विवेलेंट है वो भी एक्स के ही इक्वल है तो 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इधर बन गया अपने पास में x माइनस 2 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई ना भाई, पहले एलसीएम सोल्व कर लेते हैं, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई आसान हो पाएगी। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2x प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस एक्स स्क्वेयर 2 प्लस 3x, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वही अपने पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इससे करके फिर रूट निकाल लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी मतलब कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर, बी मतलब कि 2 का स्क्वायर। जिसको भाई क्वाड्रेटिक सोल्व करनी नहीं आती है, मैथमेटिकल टूल्स में इसकी वीडियो गिवन है, तो बेटा एक बार देख लेना क्योंकि जिंदगी में काम में आने वाली है ये, ठीक है। अगर इसको नहीं कर रहे हो तो भाई सिलेक्शन इलेक्शन भूल जाओ, नीट जेई कोई से में नहीं होगा, बिल्कुल श्योर है ये, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इधर पे a है भाई 1 और जो c है वो है माइनस 2 अपॉन 2 इंटू ए, तो 2। तो ये बन जाता है x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4, और ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 2, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12/2, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो 4 को बाहर ले आएंगे तो 2√3/2, तो 1 प्लस माइनस √3। तो भाई नेगेटिव वैल्यू तो रेजिस्टेंस की हो नहीं सकती है, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करी जाएगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो ये बन जाएगा इस डायग्राम का। तो अब कैसा भी डायग्राम आ जाए, कितना ही मुश्किल डायग्राम आ जाए, सेम कंसेप्ट यूज करना है, बस एक सीरीज बनानी है या किसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसको सोल्व करना है, बस इतना सा आंसर होगा बेटा इसका। कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है, बस करने वाला होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, पढ़ते रहना है कंटिन्यूअस। अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट करते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है भाई।
अब तो करते हैं भाई इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी क्या रहेगी। ठीक है, तो इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में लिखते हैं। रेजिस्टेंस है उनकी इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी। इफेक्टिव थर्मल नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो थर्मल वाली याद आ गई, थर्मल में भी तो होती थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की इफेक्टिव, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी की इफेक्टिव वैल्यू, बट यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगी। देखो भाई, दो अपने पास में रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में से हमने कनेक्ट कर दिया है। एक की कंडक्टिविटी कुछ है, दूसरे की कंडक्टिविटी कुछ है, दोनों को एक जैसे लिया, फिर उनका एक बना दिया, तो उसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी हो जानी है, ऐसा अपना कंसेप्ट है। लिखता हूं, स्टेटमेंट की टर्म में लिख देता हूं या एग्जाम्पल की टर्म में लिख देता हूं। टू मेटल वायर of identical dimension are in series। दो मेटल वायर हैं, आइडेंटिकल उनकी डायमेंशन है, उन दोनों को सीरीज में रखा हुआ है। इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर देयर कंडक्टिंग या देयर कंडक्टिविटी, find their effective conductivity। करते हैं भाई, दो वायर हैं, सिलेंडर की शेप में रहती है वायर, तो सिलेंडर की शेप में बना दी है भाई। एक वायर है ऐसी, ठीक है, एक वायर है जिसकी लेंथ है भाई एल, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है भाई ये, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी है सिग्मा 1। इसके साथ में सीरीज में एक दूसरी वायर कनेक्ट कर दी है जिसकी लेंथ तो एल ही है, बस उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, जो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो सिग्मा 2 है, ठीक है। तो इनकी इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी बतानी है कि भाई दोनों से मिला के, ठीक है बेटे, दोनों से मिला के मैं अगर एक वायर बना दूं, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ए रहेगा, लेंथ इसकी 2l बन जाएगी, तो इसकी जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है या जो इसकी इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी सिग्मा, उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम ही हो तो, दोनों एक जैसे इक्विवेलेंट ही है दोनों, तो इस केस को बोला जाता है इफेक्टिव थर्मल नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इफेक्टिव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसा थर्मल में आंसर आता था वैसा ही सेम आएगा। तो पर अब करते हैं, देखो एक रेजिस्टेंस था ये बेटा, एक रेजिस्टेंस था ये, एक की वैल्यू थी भाई R1, इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू R2, ये बन के अपने पास में बन गया इक्विवेलेंट। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, रो एल बाई ए, रो का रेसिप्रोकल करेंगे तो कंडक्टिविटी आएगी, तो 1 अपॉन सिग्मा 1, इसकी लेंथ ए है अपॉन लेंथ एल है, एरिया ए है, दूसरे की 1 अपॉन सिग्मा 2 एल बाई ए, इसकी इक्विवेलेंट 1 अपॉन सिग्मा, इसकी लेंथ कितनी बन गई बेटा 2l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये दोनों भाई सीरीज में है, इनसे मिला के एक बना है, तो सीरीज में क्या फॉर्मूला हो जाता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट बनेगा 1 अपॉन सिग्मा 2l बाई ए, R1 है 1 अपॉन सिग्मा 1 L बाई ए, 1 अपॉन सिग्मा 2 L बाई ए, L बाई ए से L बाई ए कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ भी है L बाई ए, तो ये बन जाता है 2 अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2। सिग्मा की वैल्यू बन जाती है 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2। तो इन दोनों की जो थर्मल कंडक्टिविटी है
उसका हार्मोनिक मीन निकाल लिया है। इस तरीके को बोला जाता है भाई हार्मोनिक मीन। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? उन दोनों की हार्मोनिक मीन। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी? इन दोनों का हार्मोनिक मीन। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व भी किया जा सकता है एलसीएम लेकर। सिग्मा का आंसर बन जाता है 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये भी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तब ये आंसर है। अगर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दे तब क्या रहेगा? इफ बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो क्या होना है? ये चीज हम लिखने वाले हैं मेरे बच्चे। ले तो भाई ये लिख दिया। ये लो भाई, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया ऐसे ऐसे करके। पैरेलल में लेंथ तो एल ही रही, इसका एरिया ये बन गया, इसका एरिया ये बन गया। दोनों से मिला के जब हमने एक बनाई तो इसका एरिया हो चुका था 2a, इसकी इक्विवेलेंट हो चुकी थी सिग्मा a और a। ऐसा बन गया है। अब इसमें ये वाला जो सिग्मा है ये हमें कैलकुलेट करना है। चलो तो करते हैं भाई। इस ऊपर वाले का रेजिस्टेंस 1 अपॉन सिग्मा 1 एल बाई ए, नीचे वाले का रेजिस्टेंस 1 अपॉन सिग्मा 2 एल बाई ए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन सिग्मा एल, और जो एरिया है वो बन चुका है बेटा यहाँ पे 2a। जो इक्विवेलेंट वाले का एरिया है वो बन गया है 2a। पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। पैरेलल में क्या हो जाता है? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आर इक्विवेलेंट है ये, इसका रेसिप्रोकल सिग्मा इंटू 2a बाई एल, R1 का रेसिप्रोकल सिग्मा 1 इंटू ए बाई एल, R2 का रेसिप्रोकल सिग्मा 2 इंटू ए बाई एल। ए बाई एल से ए बाई एल कैंसिल आउट, तो 2 सिग्मा बन जाता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सिग्मा की वैल्यू हो जाती है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। ये बन जाती है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन पैरेलल। आइडेंटिकल डायमेंशन के दो रेजिस्टेंस है, उनको पैरेलल में बनाए तब। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। बस एवरेज निकाला एक टाइप से। तो इस कंसेप्ट को भी याद रखना भाई, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई, रेजिस्टेंस पे बेस्ड और इन सब कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ थोड़े से क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ये है बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन। A ring is made of wire having resistance R naught is equal to 12 ohm। एक रिंग है उसको बनाया गया है जिसका टोटल रेजिस्टेंस था 12 ओम। फाइंड द पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। ए और बी इस फिगर में है। एट विच ए करंट कैरिंग कंडक्टर शुड बी कनेक्टेड सो दैट रेजिस्टेंस R ऑफ सब सर्किट बिटवीन द पॉइंट इज इक्वल टू 8/3। ए और बी के बीच में जो अपने पास में रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है भाई 8/3 ओम। ठीक है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है वो चीज लिख देते हैं। फाइंड आउट L1 अपॉन L2। इतनी सी जो लेंथ है और इतनी सी जो लेंथ है इसका रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। देखो तो बेटा क्या था, ये वायर है भाई, घूमी हुई वायर है, गोल गोल घुमाई हुई वायर बना रखी है। कोई दिक्कत ना है, बढ़िया बना दी भाई। ठीक है, एक वायर थी, जब ये वायर सीधी थी, ठीक है, तो उस केस में इसका रेजिस्टेंस था वो R था। इसके ऊपर वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस मैं R1 मान लेता हूं। ऊपर वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस R1 मान लिया, नीचे वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस R2 मान लिया।
जब बेटा ये सीधी बनी हुई थी तो R1 और R2 इसको तोड़ के सीधा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, R1 और R2 सीरीज में आ जाएंगे। तो सीरीज में R1 प्लस R2 जब थे तो उसकी वैल्यू थी भाई 12 ओम, पूरी बनाई हुई थी। तो अब फिलहाल इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 8/3 है, मतलब कि R1 और R2 पैरेलल में है। पैरेलल में क्या हो जाता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसकी वैल्यू है 8/3। और जैसा कि पता है R1 प्लस R2 तो 12 है, ये बन गया R1 R2 अपॉन 12 इज इक्वल टू 8/3। R1 R2 हो जाता है 8/3 इंटू 12, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 3 से 4 पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन चुका है R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 बन गया है 32 और R1 प्लस R2 था वही 12। अब इससे आगे काम आता है अपने पास में, मेनली जो चीज हमें निकालनी है वो क्या है भाई, लेंथ का रेशियो निकालना है। लेंथ बेटा रेजिस्टेंस तो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो R1 और R2 का रेशियो निकाल देंगे तो ही अपना आंसर आ जाएगा। तो R1 R2 का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, दो रेजिस्टेंस है जिनका सम करें तो 12 आए, मल्टीप्लाई करें तो 32 आए। ऐसे ही बता दूंगा चुटकियों में, बताओ ऐसी दो वैल्यू क्या है। ठीक है, 8 और 4 का सम करेंगे तो क्या आएगा 12, और उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 32। इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, एक की रेजिस्टेंस क्या आ गया है 8 और एक का रेजिस्टेंस क्या आ गया है 4। जिसकी लेंथ कम है उसका रेजिस्टेंस कम, जिसकी लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो जो ट्रायल मेथड है उससे आ गया है R1 और R2। R1 है 4 और ये है 8 ओम। निकालना क्या है L1 अपॉन L2, जो कि हो जाएगा R1 अपॉन R2 के इक्वल 4/8। तो L1 बाई L2 को लिख सकते हैं 1/2। ये बन गया अपना आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बढ़िया आंसर आ गया, चकाचक आंसर आ गया। इतना ही निकालना था, इतना ही हमने निकाल दिया है। ठीक है बेटा, कोई समस्या नहीं? नहीं सर, नहीं कोई समस्या नहीं। ठीक है तो बेटे अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा थोड़ा दिमाग पे जोर डालने की शुरुआत कर दो भाई, मुश्किल क्वेश्चन भी आएंगे, मुश्किल चीजें भी सीखनी होंगी, इसलिए सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। ये है मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। A wire of resistance 12 ohm per meter is bent to form a complete circle of radius 10 cm। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम पर मीटर, मतलब 1 मीटर की वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है 12 ओम, ऐसे डिवाइडेड है। उसको मोड़ तोड़ के सर्कल बना दिया है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड डायग्रामेटिकली अपोजिट पॉइंट ए और बी। अच्छा, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता देना है। तो भाई देखो क्या है, ऊपर से पोर्शन का कुछ रेजिस्टेंस होगा, नीचे से पोर्शन का कुछ रेजिस्टेंस होगा। R1 जो है उसकी वैल्यू बताता हूं भाई। 1 मीटर की लेंथ का रेजिस्टेंस है 12। ठीक है, ठीक भाई, इसकी जो लेंथ है ऊपर वाले की, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ होती तो πr, इसकी आधे से की क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ होती, टोटल सर्कल की क्या होती है 2πr, आधे से की क्या हो जाएगी πr। तो लेंथ क्या हो जाएगी पाई इंटू मीटर में आ जाएगी रेडियस 0.1, इसकी वैल्यू हो जाती है 1.2 ओम, 1.2 पाई ओम। R2 भी 1.2 पाई बनेगा, दोनों सेम ही तो है, दोनों पैरेलल में हैं तो इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, एक जैसे हैं। तो 1.2 पाई डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 0.6 पाई ओम। ये बन जाता है इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऊपर कंप्लीट मिला के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है उनका। ऐसे करके सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस है वो निकाला जा सकता है।
बाकी इससे आसानी क्वेश्चन आएंगे वो सारे तुम कर ही लोगे, सोल्व करना आता है। ठीक है, आगे जाके तो कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन बनेंगे ना, वो हम सोल्व करने वाले हैं। तो अभी के लिए अगला टॉपिक करेंगे।